हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। ये यूट्यूब चैनल जो इकोनॉमिक्स नेट अचीवर है, यहाँ पे हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, आरबीआई, बैंकिंग और यूपीएससी इन सारे टर्म्स में जो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स को हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल अच्छे से यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स अगर आपके सब्जेक्ट में आता है तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं, और बेसिक टर्म जो होता है, जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो मेरा नाम अंकित कुमार है। आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। मैं वहाँ पे नेट यूजीसी नेट का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली वीडियो, डेली अपडेट्स और आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आज कोर्स स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे मैं वहाँ पढ़ाता हूँ अन अकेडमी पे, वैसे ही मैं यहाँ भी स्टार्ट किया है मैंने, और मैं यहाँ भी वैसे ही पढ़ाऊँगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कोई भी क्वेरी है, अगर आपको ये टॉपिक चाहते हैं कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा, आप अपने सलाह दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसे हम पढ़ेंगे एसएलआर। एसएलआर आपको मालूम है एक बैंकिंग टर्म में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है बैंकिंग सिस्टम में, और यूजीसी नेट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एसएलआर। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एसएलआर क्या होता है। सबसे पहले इसका बेसिक टर्म और इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एसएलआर पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अंडर एसएलआर नॉर्म, आरबीआई रिक्वायर बैंक टू होल्ड अ सर्टन शेयर ऑफ देयर रिसोर्सेज इन लिक्विड एसेट। देखिए, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को एक एसएलआर के रूप में एक टर्म देता है, जिसमें बैंक को अपने रिसोर्सेज को लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना जरूरी होता है या अनिवार्य होता है। अब लिक्विड एसेट में क्या क्या आता है, जैसे कैश, गोल्ड, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, टर्सरी बिल, पब्लिक एंड सेक्टर पब्लिक सेक्टर डिबेंचर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एसएलआर में आती हैं। तो एसएलआर एक लिक्विडिटी एसेट होता है जो बैंक को अपने फॉर्म में रखना होता है। अब प्रेजेंट में एसएलआर कितना है, 18.50%। एट प्रेजेंट एसएलआर 18.50% है। अब आपको एक दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि बैंक को ये रखना जरूरी है, आरबीआई क्यों ऐसा बोलता है, आरबीआई किस एक्ट के तहत ये बोलता है, तो ये भी चीज़ जान लीजिए। अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सेक्शन 24(2)(a), इन दोनों एक्ट और आर्टिकल के थ्रू, सेक्शन के थ्रू, आरबीआई के पास पावर है टू इम्प्लीमेंट द एसएलआर ऑन द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। कमर्शियल बैंक्स पे एसएलआर को मेंटेन करना और इम्प्लीमेंट करना, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के तहत आता है, जो आरबीआई करती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया कि आरबीआई इस कानून के तहत ये रूल लाया गया था, इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करती है। और एक चीज़ ये बता देता हूँ कि इसे सैल्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीआई ने ये जो कानून लाया था, आरबीआई एसएलआर लाया था, ये एक कानून के तहत इसे लॉन्च किया गया था, या फिर इस कानून के तहत इसे रूल बनाया गया था, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी कहते हैं। ये चीज़ समझ लीजिएगा कि इसे स्टैट्यूटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कानून के तहत इसे लाया गया था। अभी हम समझ गए एसएलआर क्या होता है। प्रेजेंट में एसएलआर कितना है, 18.50%, और किस एक्ट के थ्रू एसएलआर को लाया गया था इंडिया में, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब आगे मैं बताता हूँ कि एसएलआर जो होता है वो क्यों रिक्वायर्ड है, एसएलआर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्यों, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ हम समझ लेते हैं। पहला, टू मेंटेन मनी मल्टीप्लायर। जो इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर है, जो लिक्विडिटी हमारी इकोनॉमी में है, उससे मेंटेन करता है। जो एसएलआर है वो परफॉर्म करता है एक रोल ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड फ्रॉम द डिपॉजिटर्स बाय क्विकली लिक्विडिटी एसेट। अगर आप एक चीज़ समझिए, अगर एक बैंक में पैसा है, अगर हम उस पैसे 100%
अगर मान लीजिए एक बैंक में 100 करोड़ रुपए है, अगर 100 करोड़ को वो सारे पैसे को अगर वो लोन में दे देगा, तो अगर कोई अगर डिमांड आ गया या कोई कस्टमर आ गया या डिपॉजिटर आ जाता है, अगर उसे तुरंत पैसे की ज़रूरत है, क्विक लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो कहाँ से वो पैसे बैंक प्रोवाइड कर पाएगा। इसीलिए आरबीआई ये कहता है कि आप एसएलआर फॉर्म में, लिक्विडिटी एसेट के फॉर्म में इतना % आप अपने पास रखिए और इसे मेंटेन कीजिए, जिससे जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो सर्कुलेट होते रहे और मेंटेन रहे। पॉइंट 2, टू एक्सपेंड द लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में उसको मेंटेन करता है, जिससे आपका जो सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी है वो कभी भी बाधित नहीं होती। अब पॉइंट 3 है कंट्रोल इन्फ्लेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है एसएलआर को मेंटेन करने, इसलिए क्योंकि यह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर हमारे इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो एसएलआर को क्या करते हैं, एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। जब एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा तो लोन कम देगी सरकार, बैंक लोन कम देगा, और जब लोन कम देगा तो इन्फ्लेशन अपने आप घट जाएगा, और जब डिफ्लेशन हो जाता है तो एसएलआर को कम कर दिया जाता है, जिससे लोन की मात्रा कमर्शियल बैंक ज़्यादा करे। ये चीज़ आपको समझ आ गया कि एसएलआर की ज़रूरत क्यों है बैंकिंग सिस्टम में। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, इसे अच्छे से देखिएगा। अब सपोज कीजिए एनडीटीएल अगर किसी बैंक का 100 करोड़ है। एनडीटीएल का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड का मतलब होता है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, और टाइम लायबिलिटीज़ का मतलब होता है यहाँ पे आपका एफडी, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया कि एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अगर सपोज कीजिए आज आपका मंडे है, मंडे को एनडीटीएल एक बैंक का 100 करोड़ रुपीज़ है। अगर इसमें से अगर हम 4% CRR और 18.50% SLR के फॉर्म में अगर हम निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 18 और 4 22, 22.5, तो हमारे पास बचेगा 71 पॉइंट कुछ। तो ये जो हमारे पास इतना करोड़ रुपए बचेगा, इसे ही हम सिर्फ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कमर्शियल बैंक सिर्फ इन्हीं को लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एसएलआर क्या होता है और कैसे एनडीटीएल उसे फॉलो करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो एनडीटीएल है इसको हर 4 नाइट पे मेंटेन करना होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हर 4 नाइट पे, 4 नाइट का मतलब होता है 15 डेज। जैसे सपोज कीजिए लास्ट फ्राइडे को बैंक ने एसएलआर मेंटेन किया था, अब वो जो 15 दिन बाद जो फिर फ्राइडे आएगा उस दिन एसएलआर मेंटेन करेगी। ऐसा नहीं है कि आज 4 करोड़, आज 18 करोड़ मेंटेन किया, फिर कल 18 करोड़, ऐसा नहीं है। हर 4 नाइट में एसएलआर को मेंटेन किया जाता है, और अप टू 90% ऑफ डेट अमाउंट यू हैव टू मेंटेन। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है, वो कोई मतलब नहीं रहता। और एक चीज़ और याद रखेगा, एसएलआर पे इंटरेस्ट लेती है, ये एक इंटरेस्ट इनकम है, इस पे इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। तो बैंक ज़्यादा प्रीफर करती है एसएलआर में पैसे रखने के लिए। अगर एसएलआर कोई कमर्शियल बैंक, ये भी आपके डाउट होगा कि अगर एसएलआर कोई कमर्शियल बैंक है जो एसएलआर को अगर नहीं मेंटेन कर पाती है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी लगाई जाती है 3% प्लस बैंक रेट। अगर कोई बैंक है, अगर वो एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रही है तो आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, कितने का, 3% प्लस बैंक रेट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आई होप आपको एसएलआर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको करना क्या है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजें, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।